जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो वीडियो आ गया है। बिजनेस स्टडीज का लास्ट ईयर का सीयूईटी का एग्जाम आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाला है, और इतना इजी पेपर है ये कि आपका कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट होने वाला है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। मैंने इसमें से कुछ क्वेश्चंस कल कम्युनिटी पे भी पूछे थे एंड यू गेव द राइट आंसर। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, एनसीईआरटी को बेस बना के चलना है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, there is proper orderliness in the organization, no chaos at all, which feature of management? फीचर होते हैं PMGGCID, मैंने आपको बताए थे। परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, ग्रुप एक्टिविटी, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूस, इंटैंजिबल फोर्स और डायनेमिक। सो इंटैंजिबल फोर्स, management cannot be seen or touched but its presence can be felt in the way an organization works। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना सिंपल था ये क्वेश्चन। देन Kamaljeet is working in Infosys Limited. His main function is to analyze the business environment and its implications for his company. तो ये काम करता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एनालाइजिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट और क्या implications होंगे ऑन द सर्वाइवल ऑफ द कंपनी। सो टॉप लेवल, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। CoWIN app has helped people in registering for the COVID-19 vaccines and thus relieved them from the hassle of standing in queues for vaccines in the hospital. This is an example of which dimension of business environment? Dimensions 5 होती हैं: SLEP, social, legal, economic, political, technological. So definitely technological, क्योंकि एक ऐप की बात हो रही है, मोबाइल एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड बात है। चलो, अच्छा आपको पता है ना 50 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 40 अटेम्प्ट करने हैं 45 मिनट्स में। ठीक है, बिजनेस स्टडीज के लिए 45 मिनट्स एंड आई थिंक ये सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि वही बात है, अगर आपने 12th में एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली है तो ये बहुत आसानी से और जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। एक चैप्टर जो आपका न्यू है फॉर सीयूईटी, जो आपका सीबीएसई 12th में नहीं था, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और बीच बीच में से कुछ टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई में कट थे बट वो सीयूईटी में है। फॉर एग्जाम्पल स्टाफिंग में ट्रेनिंग मेथड्स, ट्रेनिंग मेथड्स में ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब आपको बहुत ही लिमिटेड से करने थे, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, इंटर्नशिप और वेस्टिब्यूल, बट अभी आपको और पढ़ने हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है। सो ये कुछ चीजें एडेड हैं, बट अगर आप देख के चलो, अगर ये भी आप नहीं करते जो एडेड हैं, तो भी आप 50 में से 40 क्वेश्चंस तो आराम से कर सकते हो, बट हम वो भी टॉपिक्स करेंगे वैसे। Coming to the next question, demand for sari is high in India, whereas it's almost non-existent in France. Identify the feature of business environment. Oh my God, feature. So feature में आपको पता है sit in car and go to DU. So specific and general forces, interrelatedness, totality of external forces, complexity, relativity, dynamic और uncertainty. तो business environment differs from country to country, from region to region. This is relativity. मोस्ट डेफिनेटली relativity इसका आंसर है। मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कम्युनिटी पर। देन विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज फ्यूचरिस्टिक? फ्यूचरिस्टिक, आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल। प्लानिंग, प्लानिंग का ये वन ऑफ द फीचर्स है। इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन, वी पीप इनटू द फ्यूचर, वी लुक अहेड, सो फ्यूचरिस्टिक, राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, owing to COVID-19 pandemic situation, the owner of Sham Apparels had to modify its cash budget as it was based on sales targets set up before pandemic. He was shocked to find that business was facing a scarcity of rupees 20 lakhs of liquid assets after revised cash budget. Which limitation of planning? एज इट इज आपका एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, मतलब काफी सिमिलर एग्जाम्पल है कि अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज हो जाती है तो हमें अपने बजट्स को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। तो ये है प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट। आई थिंक सिंपल है, आप बता सकते हैं केस देखकर, राइट। चलिए चलिए आगे चलते हैं। प्लानिंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट बट इट्स स्कोप डिफर्स एट डिफरेंट लेवल्स एंड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। फीचर बताना है प्लानिंग का, तो फीचर है प्लानिंग इज परवेसिव। इट इज नॉट कि प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही करती है, टॉप लेवल करती है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मिडिल लेवल डज द डिपार्टमेंटल प्लानिंग एंड सुपरवाइजरी लेवल डज द ऑपरेशनल डे टू डे प्लानिंग।
सो ये डेफिनेटली है, प्लानिंग इज परवेसिव, बिल्कुल एज इट इज आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, नो प्रॉब्लम हियर. Coming to the next question, in which of the following situations divisional structure is not appropriate? तो divisional structure आपको पता है कि जैसे एक कंपनी है, उसमें एमडी है, उसके नीचे कई सारे प्रोडक्ट्स की डिविजन्स हैं और हर डिविजन के अंडर अपने डिपार्टमेंट्स हैं, राइट? सो where large variety of products are manufactured using different productive resources, तो ये तो appropriate है. When an organization grows and needs to add more employees, create more departments, तो ये भी appropriate है. मतलब divisional structure में हम पढ़ते हैं ना कि it helps in expansion and growth of the organization. When the organization is offering only one product, हाँ इस केस में तो functional structure better है. When operations in the organization require high degree of specialization, आपको पता है ये जो सेंटेंस है, दिस इज रिलेटेड टू फंक्शनल स्ट्रक्चर. फंक्शनल स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी में आप देखें दैट इट इज सूटेबल फॉर अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर आर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो ये भी फंक्शनल से रिलेटेड है. When new levels are created in the management hierarchy, तो ये अप्रोप्रिएट है डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए. तो किस में अप्रोप्रिएट नहीं है, सी और डी में, यानी आंसर हो गया ए, राइट? चलो आगे चलते हैं. देन दिस क्वेश्चन बहुत सिंपल है. अरेंज द स्टेप्स टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है. सो सी ए डी बी, सी ए डी बी, दैट इज द करेक्ट आंसर. ठीक है जी, चलो. हाँ जी, उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. आपने वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा है. दिस इज वन ऑफ द मेथड्स अंडर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स. इसमें क्या होता है? ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर और उन्हीं मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स को यूज करके ट्रेनिंग दी जाती है जो एक्चुअली वो यूज करेंगे. जैसे सोफिस्टिकेटेड मशीनरी या डॉक्टर बनने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है. So which of the following is true about vestibule training? It involves shifting the trainee from one department to another. तो ये तो हो गई transfer. It stimulates the work environment by programming a computer. वैसे ये simulates है, stimulates नहीं, it simulates the work environment. ये सही नहीं है. Actually this statement is related to one of the training methods called computer modeling, जो आपके सिलेबस में नहीं था for class 12, बट अब आपको ये पढ़ने पड़ेंगे. कंप्यूटर मॉडलिंग में जैसे फ्लाइट सिमुलेटर्स पे पहले जो पायलट्स बनने वाले हैं जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम, फ्लाइट सिमुलेटर्स पे उनको सिखाया जाता है. सो ये सिमुलेटिंग दी वर्क एनवायरनमेंट, दिस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर मॉडलिंग. देन ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर. यस, ये वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग से रिलेटेड है. Actual work environments are created in a classroom and employees use the same material and equipment. Yes, ये भी vestibule training से related है. It is a joint program in which educational institutions and business firms cooperate. ये तो आपकी internship training है, right? So vestibule से related हो गया C और D point. राइट बच्चे, तो आपको ट्रेनिंग मेथड सारे पढ़ लेने हैं अब, जो भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है. अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो भी करवा दूंगी. नेम द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विच इज यूज फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब्स. डिफरेंट जॉब्स, प्रमोशन तो नहीं होगा, कैजुअल कॉलर भी नहीं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी नहीं, ट्रांसफर, क्योंकि इसमें आपको वन डिपार्टमेंट से अनदर डिपार्टमेंट, वन ब्रांच से अनदर ब्रांच, सो यू गेट टू लर्न डिफरेंट जॉब्स. ठीक है. The next one. Manu was selected by AB Limited as team leader. Identify the sequence which the human resource department will take to complete the staffing process. तो staffing process के steps आपको बताने चाहिए. Estimating manpower requirement, recruitment, selection, placement and orientation, training and development, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग और कॉम्पनसेशन. तो इसे हमें ऑर्डर में लगाना है. तो इसमें हो गया प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन फर्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. सो सी ए बी डी, सी
A, B, D. So this is the correct answer. ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन 13th क्वेश्चन है ये. टोनू इज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एन आईटी फर्म. Recently, she introduced her friend Manu to her project manager, who's looking for a suitable candidate for the post of team leader in the company. After clearing through the various levels of selection process in the company, Manu is finally selected for the job. Identify the method of recruitment used by the company to solicit Manu. So this is definitely recommendation of employees, which is one of the external sources of recruitment, जिसमें आप अपने friends, relatives को recommend करते हैं job के लिए, right? Simple, बहुत ज़्यादा simple. Then Manu is selected for the post of team leader in ABC Limited. After his selection, he went through a process by which his attitudes, skills to perform a specified job is increased. Identify the improvement process mentioned in the above lines. So this is training, right? Skills to perform a specified job. ये development नहीं है, ये training है. सो यहाँ पे आप डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में भी डिफरेंस पढ़ के जाएं. डेवलपमेंट इज मोर एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ एन एम्प्लॉय, और अगर स्पेसिफिक जॉब की बात हो रही है तो ट्रेनिंग. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Right. So the next question, controlling helps to review and revise the target set in the light of environmental changes and changes taking place in the organization. Which importance of controlling is highlighted? I think आप बता सकते हैं, judging the accuracy of standards, कि standards को हमें time to time review और revise करना पड़ सकता है, जो कि हम कर सकते हैं. This is one of the importance of planning, judging the accuracy of standards. Okay, 16th question देखेंगे. Corrective action initiated by control function aims to improve future performance. मतलब यहाँ controlling की बात हो रही है. Which feature of controlling is highlighted here? Future performance. I think it's easy to say controlling is a forward looking function. देखो, controlling is backward looking as well as forward looking. Backward looking because it's a post-mortem of past activities, कि हमने क्या काम किया है, हम उसे देखेंगे हमने सही किया या नहीं, and so that हम future में अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सकें. अगर हमने पास्ट में कोई गलतियां की हैं तो एनालाइज द डेविएशंस, टेक करेक्टिव एक्शन सो दैट वी कैन इंप्रूव द फ्यूचर. दिस लाइन इज एज इट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी. आप ढूंढेंगे कि ये लाइन कहाँ गिवन है. मैंने आपको ये बता दिया कि गिवन है. ओके, देन हियर नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. Ravi Sachdeva is the marketing manager in Shades Limited. He regularly prepares performance reports of his subordinates as part of the appraisal. Identify the step of controlling process. मैंने आपको keywords वाले वीडियो में भी बताया था. Performance reports बनाना is under measurement of actual performance. कुछ calculations भी करनी पड़ सकती हैं. GP ratio निकाल रहे हैं, net profit ratio निकाल रहे हैं, return on investment कैलकुलेट कर रहे हैं. सो दिस इज मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. एनसीईआरटी खोलो, आपको मिल जाएगा कि जब हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना रहे हैं तो बेसिकली हम देख रहे हैं एम्प्लॉइज ने कितना काम किया है. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. बहुत सिंपल है. सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे अरेंज कर देंगे. बहुत ही ज्यादा सिंपल है. इसमें आ जाएगा सबसे पहले एस्टैब्लिशिंग द स्टैंडर्ड्स B, फिर मेजरिंग द परफॉर्मेंस C, फिर कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, फिर एनालाइजिंग डेविएशंस और टेकिंग करेक्टिव एक्शन. सो B, C, A, D, E. B, C, A, D, E. ओके, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे होगा ये ऑप्शन. करेक्ट. सो दिस इज द ऑप्शन. राइट, हाउ सिंपल, हाउ इजी. चलो आगे देखते हैं. मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शंस ऑफ लिस्ट 2. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जो कि आपका एनालाइजिंग डेविएशंस के अंडर पॉइंट है. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हम क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट को आप
सिर्फ सिग्निफिकेंट डेविएशंस बताओ विच गो बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट, और अगर डेविएशंस विद इन द परमिसिबल लिमिट है तो मैनेजमेंट तक ये बात ले जाने की जरूरत नहीं है. सो दिस इज कंट्रोलिंग सिग्निफिकेंट डेविएशंस. फिर डेविएशंस का मतलब क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. सो दिस इज द डिफरेंस. Deviations, critical point control. That control should focus on key result areas. If anything goes wrong at the key result areas, the entire organization suffers. तो जो important points आपने identify किए हैं, जिन्हें हम KRAs कह रहे हैं, अगर वहां पे कुछ गलत होता है तो उस पे हमें immediate attention देना है, उसी पे ज्यादा ध्यान देना है. Then standards are the criteria against which actual performance is measured. So A is matched to 2, B is matched to 3, C is matched to 4, and D is matched with 1. ठीक है जी. सो ये हो गया हमारा आंसर. चलो, हाउ इजी. आगे चलते हैं. दिस क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है. ये क्वेश्चन आपका. सो बिजनेस फाइनेंस, ये भी मैच है. बिजनेस फाइनेंस को किससे मैच करेंगे? फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल बजटिंग और कैपिटल स्ट्रक्चर. सो बिजनेस फाइनेंस is needed for running, modernizing and expansion of business. पैसे चाहिए भाई बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए. फाइनेंशियल प्लानिंग के मैंने आपको कीवर्ड्स क्या बताए हुए हैं? A preparation of a financial blueprint of an organization's future operations, quantum of funds, timing of funds, twin objectives होते हैं, to ensure that funds are available whenever required and to ensure that funds are not raised unnecessarily. Right? So this ensures smooth operations of fund requirements. ये भी इसका कीवर्ड है, स्मूथ ऑपरेशंस. मतलब पैसों के सेंस में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. कैपिटल बजटिंग, डिफरेंट टेक्निक्स टू इवेल्युएट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स. आपकी बुक में जहां पे कैपिटल बजटिंग विच इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके फैक्टर्स गिवन है. वहां पे हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, दैट वी हैव टू मेक अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस, देयर आर अ लॉट ऑफ टेक्निक्स. इनफैक्ट ये आप अपने सीए कोर्स में भी पढ़ेंगे, बीकॉम में भी पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि जब हम डिसाइड करते हैं कि एक प्रपोजल में इन्वेस्ट करें या नहीं, so there are a lot of calculations, there are a lot of techniques which are involved to evaluate the feasibility or viability of the investment proposal. So this is different techniques. Capital structure, debt service coverage ratio. Capital structure के factors में है ना debt service coverage ratio, profit after tax plus depreciation plus interest plus non-cash expenses divided by preference dividend plus interest and repayment obligations. Right? इसका logic भी मैंने वीडियो में explain किया हुआ है. Okay, so here A is matched to 3, B with 4, C with 2, and D with 1. Right? So this is the answer. उसके बाद next question, the size of assets, profitability and competitiveness are affected by one of the decisions of financial management. Definitely इसका आंसर है capital budgeting decision. वैसे भी इसमें long term assets होते हैं और ये assets उसी से related बात हो रही है. Same line given in your NCERT. Okay, next question then. Growth opportunities, taxation policy, legal constraints, and stock market reactions are factors of one of the financial decisions. 3 तरह के financial decisions होते हैं: financing decisions, investment decisions और dividend decisions. तो ये जो है this is related to dividend decision. तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे अगर मेरे सामने बहुत सारी growth opportunities हैं as a company, तो हम retain ज्यादा करेंगे, डिविडेंड कम देंगे. टैक्सेशन पॉलिसी, जैसे डिविडेंड इज टैक्स फ्री इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, बट कंपनी जब डिविडेंड देती है तो उस पर कंपनी को टैक्स देना होता है, विच इज कॉल्ड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. सो अगर ये टैक्स का रेट ज्यादा होता है तो डिविडेंड कम दिया जाता है, अगर ये टैक्स का रेट कम होता है तो डिविडेंड ज्यादा दे सकते हैं. लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे कंपनीज एक्ट के अगर कोई प्रोविजंस हैं जो डिविडेंड से रिलेटेड कोई बात कहते हैं तो उन्हें भी हमें फॉलो करना पड़ेगा, अडियर टू करना पड़ेगा. स्टॉक मार्केट रिएक्शन, जैसे अगर मैं ज्यादा डिविडेंड देती हूँ एज अ कंपनी तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ गुड न्यूज और मेरे स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है,
ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हम कम डिविडेंड देते हैं तो इट इज अ नेगेटिव न्यूज, मेरे स्टॉक का प्राइस कम हो सकता है। तो इन फैक्टर्स को भी ध्यान में रख लो जब आप ये सोच रहे हो कि डिविडेंड कितना देना है। राइट विषय? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देन। It aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of the availability and timing of funds and helps in smooth functioning. मैंने अभी आपको बताया था क्वांटम ऑफ फंड्स, टाइमिंग ऑफ फंड्स, कब कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी पहले से ही तैयारी रखो। दिस इज फाइनेंशियल प्लानिंग, और ये फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड ही कीवर्ड्स हैं जो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहे हैं। Okay, Ji, then next question. Time span between the receipt of raw material and its conversion into finished goods, ये इसे हम क्या कहते हैं? और ये वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स में एक पॉइंट है, इसे हम कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल। जब हमें रॉ मटेरियल मिला तब से लेकर जब फिनिश्ड गुड बना उसके बीच में जो टाइम स्पैन है, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप केक बनाते हो, यू बेक केक्स, यू आर अ बेकर, तो आप सामान खरीद के लाते हो फिर केक बनाते हो, इसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं। दिस इज योर प्रोडक्शन साइकिल। बट अगर आप फर्नीचर बनाते हो तो मे बी इसमें आपके रॉ मटेरियल आता है फिर कन्वर्ट होता है फिनिश गुड में, मे बी 10 to 15 days लग सकते हैं। तो प्रोडक्शन साइकिल इसे हम कहते हैं, और इससे हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी डिटरमिन होती है। राइट? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन, मैच द आइटम। देखो मैच द फॉलोइंग कितने सारे हैं, विद अप्रोप्रिएट ऑप्शंस ऑफ लिस्ट टू इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ROI, स्टॉक मार्केट कंडीशंस, डेट सर्विस कवरेज रेशो। काफी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वैसे पेपर में। ओके, बट लेट अस सी। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जैसे इसका फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन इंटरेस्ट। जितनी ज्यादा इंटरेस्ट कवरेज रेशो होती है उतना हम डेट से कम घबराते हैं, रिस्क कम होता है, बिकॉज वी फील दैट वी आर सेफर, वी आर मोर कवर्ड। जितना इंटरेस्ट देना है उसके कंपैरिजन में हमारी अर्निंग्स अच्छी है। ROI, return on investment, this is related to trading on equity, because if ROI is more than cost of debt तो इसे हम कहते हैं favorable financial leverage। इस केस में ज्यादा डेट लेने से EPS बढ़ता है, और अगर ROI is less than cost of debt तो इसे बोलते हैं अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, और इस केस में ज्यादा डेट लेने से EPS कम होता है। स्टॉक मार्केट कंडीशंस बुलिश या बियरिश हो सकती हैं, मैंने ये भी आपको बताया हुआ है। डेट सर्विस कवरेज रेशो इज अ बेटर वर्जन ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में जो कमियां हैं वो हमारी डेट सर्विस कवरेज रेशो पूरी करती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन आप यहाँ पे देख लेंगे। देन द नेक्स्ट वन, सेबी के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटरी फंक्शन, डेवलपमेंट और प्रोटेक्टिव। रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स, वैसे इसी में आंसर छुपा हुआ है, दिस इज रेगुलेटरी फंक्शन, दिस इज वन ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शंस। Alright, जी, then बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेम द मार्केट इन विच ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इज ओनली डन, दैट इज सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में आप बाय एंड सेल करते हैं शेयर्स, ट्रेडिंग होती है। राइट विषय? चलिए जी आगे देख रहे हैं। इट गिव्स इन्वेस्टर्स द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट, दिस इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। कौन सा फंक्शन है? बहुत सिंपल है, the first function which is given in your book, providing liquidity and marketability to existing securities। ये भी मैंने आपको keywords वाले वीडियोस में पूरे डिस्कस किए हुए हैं। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, देख कर जाएंगे। देन ये जो टॉपिक था आपका मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन, कुछ बच्चे इसे पढ़ के नहीं गए थे क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि वैसे ये सिलेबस में आज सच लिखा नहीं था इस बार के सिलेबस में। बट ये भी फिर आपके लिए नई चीज है जो अब आपको करनी पड़ेगी अगर आपने पहले नहीं की थी। The company sells securities en bloc at an agreed price to brokers who in turn sell them to the investing public। तो जैसे कंपनी है उसने अपने शेयर्स किसी ब्रोकर या इशुइंग हाउस को सारे दे दिए, सारे बेच दिए, और वो आगे पब्लिक को बेचेंगे। ये भी प्राइमरी मार्केट ही मानी जाती है और इसे कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ठीक है विषय, ये आप पढ़ के जाएंगे अगर आपने पहले नहीं पढ़े थे, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In the financial market, the households are the suppliers of funds and business firms represent the demand. Name the function of financial market. Functions of financial market भी important है, functions of stock exchange भी important है। This is facilitating price discovery, क्योंकि जहाँ पे demand और supply intersect करती है वहाँ पे financial asset का जो price है
वो सेट हो जाता है, ठीक है, सिंपल है। डिमांड सप्लाई की बात हो रही है। देन बच्चे डैश इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, ये क्वेश्चन में बहुत बार बताती थी आपको क्लास 12 में भी। एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, जैसे मैनेजमेंट का सेंस है कोऑर्डिनेशन, ऐसे ही मार्केटिंग का एसेंस है, जो उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है एक्सचेंज। देन प्रमोशन मिक्स में क्या क्या आता है इसमें से, सिंपल है, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, इसके अलावा पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन। पब्लिसिटी पहले होता था बुक्स में, अब नहीं है, ठीक है जी। चलिए, अंडर विच मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट। जो आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, इसका आंसर है कि अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर दो, पर यूनिट कॉस्ट कम कर दो, बाय प्रोड्यूसिंग अ लॉट, प्रोड्यूसिंग ऑन अ लार्ज स्केल, जिससे वो प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो जाएगा और उसको जगह जगह अवेलेबल करवा दो, बस काम खत्म, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये पुरानी सोच है, अब तो चीजें बदल गई हैं, क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, एडवर्टाइजिंग पे भी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे भी, और बाकी एथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे भी। ऑलराइट, ओके जी। देन मैच द फॉलोइंग, देखो मैच कितने सारे आ रहे हैं। दैट पार्ट ऑफ ब्रांड विच कैन बी रिकॉग्नाइज बट कैन नॉट बी स्पोकन, you cannot speak it. So I think this is easy to say, this is brand. Oh, sorry. This is brand mark. You cannot speak it. A name, term, sign, design or some combination of them is a brand. ये brand की definition है. Brand और part of brand that is given legal protection, trademark जो register करवाते हो आप, और verbal component which you only speak, that is the brand name, जैसे Nike, जैसे Apple, Samsung, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांड नेम। यहाँ पे आप ऑप्शंस में से बता देंगे। नाउ दिस वन, दिस इज रिलेटेड टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नया एक्ट पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। देखो, आप पैकेजिंग और लेबलिंग, उस पर आप चेक करेंगे इंग्रेडिएंट्स, एमआरपी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, नेट वेट, डायरेक्शंस फॉर यूज एटसेट्रा। राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब राइट टू गेट रिलीफ, so this is one of the examples of relief, replacement of product. Right to be assured, तो न्यू एक्ट में नाम चेंज हो गया ना, राइट टू चूज की जगह राइट टू बी assured, which is actually चॉइस वाला ही पॉइंट है इसमें, और वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, सो कंज्यूमर्स चॉइस, बट नाम चेंज हो गया राइट का। और राइट टू सेफ्टी की चेक फॉर क्वालिटी मार्क्स, जैसे ISI मार्क, राइट बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे 3 पॉइंट्स गिवन है आपकी बुक में, जैसे क्या क्या पॉइंट्स है, कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स और वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें से कौन से पॉइंट्स हैं हमारे पास, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड पॉइंट नहीं है, बाकी सारे वो है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। सो ए एंड डी, ए एंड डी सही आंसर है। ओके जी, देन आगे चल रहे हैं। शिवानी गॉट हर बर्थडे गिफ्ट अ स्कूटी फ्रॉम हर फादर, शी हैप्पीली वेंट फॉर अ राइड but her scooty stopped after some time. On showing the scooty to the mechanic, she came to know that spark plug was faulty. Complaint can be lodged in consumer forum by। तो देखो यहाँ पे शिवानी के फादर तो है ही कंज्यूमर, क्योंकि उन्होंने खरीदी है दिस स्कूटी, बट शिवानी इज ऑल्सो अ कंज्यूमर क्योंकि शी इज यूजिंग द गुड विद द अप्रूवल ऑफ द बायर। बट शिवानी का तो वैसे भी ऑप्शन नहीं है, तो बहुत ही सिंपली शिवानी फादर कैन फाइल अ कंप्लेन। वाई शिवानीज अंकल और वाई शिवानीज कजन और वाई वेंडर, you know, so that does not make sense. Simple है, Shivani's father can file a complaint. Okay, then next, Ramesh purchased a car worth rupees 7 lakhs but found his engine faulty. He filed the case in district commission but is not satisfied with the order of the district commission. Within how many days he can appeal? ये आप Consumer Protection Act 2019 के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि 45 डेज के अंदर आप आगे अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन में, ठीक है। देन choose the odd one out from the reliefs available to customer: to pay punitive damages, to discontinue trade practices, to be honest in dealings, to remove the defect।
तो जो वो पार्टी है, जो सेलर है, उसको प्यूनिटिव डैमेजेस देने पड़ सकते हैं। यस, ये हो सकता है रिलीफ टू डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस टू रिमूव द डिफेक्ट, ये रिलीफ हो सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट इन डीलिंग्स, ये कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं मिला कस्टमर को, राइट? सो दिस इज द आंसर। ओके, आगे चलते हैं देन। The next one, okay, for this I want to show you कि ये जो आपका एक new chapter है which you have not done in class 12 CBSE board exams, that is entrepreneurship development, ये आपको cover करना होगा, ठीक है, this chapter। So ये पूछ रहे हैं identify the sequence of steps to complete the process of setting up, वो business है, spelling mistake है वहाँ पे। So इन steps में से आपको बताना है, तो I will show you this in your NCERT very clearly। अगर आपको एक बिजनेस सेट करना है तो व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो। रिसोर्स मोबिलाइजेशन, पहले आप फंड्स इकट्ठे करोगे। स्कैनिंग द एनवायरनमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस आइडिया, assessment of feasibility of the idea and preparation of a business plan, appraisal by the funding agencies, project commissioning and launch, adaptation and management of growth। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस में लगा देंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वुड बी रिसोर्स मोबिलाइजेशन, उसके बाद स्कैनिंग द एनवायरनमेंट, फिर डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, उसके बाद जो गिवन है उसमें से अप्रेजल बाय द फंडिंग एजेंसीज, और फिर प्रोजेक्ट कमिश्निंग। सो बी डी सी ई ए, राइट? सो दिस इज द आंसर। तो ये चैप्टर आपको कवर करना होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप नहीं भी करते, चलो मान लें अगर आप नहीं भी करते, तो भी 50 क्वेश्चंस में से 40 तो आप कर ही लेंगे ना। अगर चैप्टर कवर करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि अगर नहीं भी करेंगे तो 50 में से 40 क्वेश्चंस तो आप कर ही पाएंगे। ऑफ कोर्स आपको करना चाहिए, रेकमेंडेशन तो यही है। नाउ दिस इज अ केस स्टडी, और इसमें क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, एज पर मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आइडेंटिफाई द नीड ऑफ जागृत नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, आपको पता है 5 नीड्स होती हैं, बेसिक फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी सिक्योरिटी, एफिलिएशन बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो एक बार अच्छे से केस पढ़ते हैं। Jagrit works as a purchase manager in a shoe manufacturing company. As a routine, one day he was in a hurry to board metro train and wanted to reach office in time, but while walking fast on escalator, he fell down and got badly hurt. Other co-passengers tried to help him, and in no time there was a crowd of nearly 40 to 50 people. Jagrit got badly hurt and managed to convey the name of his manager and handed over his phone to the metro worker. He requested that his boss be informed about the accident. His boss, Mr. Rohit Jain, is a person who, when gives instructions, does not wish to be contradicted. He gives clear cut instructions to his team and want them to follow without any question. किस टाइप का लीडर है वैसे, मैं आपसे अगर ये पूछूं तो ऑटोक्रेटिक लीडर who does not wish to be contradicted. Even after hearing about the tragedy of Jagrit, Rohit Jain was unaffected as he didn't take much interest in providing any help, nor bothered to inform his family. Rather, metro worker informed his family and told them to reach the hospital where he was being treated. Later, Jagrit dropped the mail in his organization stating about the medical problem. He was then granted medical leave with pay and coverage of his medical bills. Thank God, as he fulfilled the parameters required to be followed by all the staff members। तो उसकी जो नीड यहाँ पे पूरी नहीं हुई कि उसने कोई उसकी बात पे ध्यान भी नहीं दिया, ना ही उसको कुछ उसने सिंपथी दी, ना ही फैमिली को इन्फॉर्म किया, तो यहाँ पे जो उसकी बिलोंगिंगनेस नीड्स है वो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। जो होती है अफेक्शन, लव, फ्रेंडशिप, एक्सेप्टेंस, वो उसकी नीड बिल्कुल पूरी नहीं हो रही है एज पर दिस केस हियर। ऑलराइट, फिर देखो इसी केस से रिलेटेड उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है। एज पर मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी आइडेंटिफाई द नीड व्हिच इज बीइंग फुलफिल्ड। जो जागृत की नीड फुलफिल हो रही है क्योंकि उसको मेडिकल लीव मिल गई है,
विद पे, और उसको मेडिकल बिल्स भी उसके कवर हो जाएंगे। सो उसकी सेफ्टी नीड्स, एटलीस्ट उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो रही है, कि एक सेफ्टी सिक्योरिटी उसको फील हो रही है कि उसको छुट्टी भी मिल जाएगी और उसको पे भी मिल जाएगी, राइट। सो दिस नीड इज बीइंग फुलफिल्ड, बट बिलोंगिंगनेस वाली नीड फुलफिल नहीं हो रही। फिर उन्होंने पूछा है कि किस टाइप का लीडरशिप स्टाइल इज रिफ्लेक्टेड इन द बिहेवियर ऑफ मिस्टर रोहित जैन। ये मैंने अभी आपको बताया था और इसको समझना बिल्कुल मुश्किल भी नहीं है। दिस इज ऑटोक्रेटिक लीडर या अथॉरिटेरियन लीडर हु डज नॉट विश टू बी कॉन्ट्रडिक्टेड। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है आपसे उसी केस स्टडी से रिलेटेड, देखो कई सारे क्वेश्चंस हैं, दे रिपीटेडली गिवन द केस स्टडी, द सेम केस स्टडी। सो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं, laissez-faire leader is effective in one of the following situations. Name that situation. When employees are illiterate, नहीं ऐसा तो नहीं होगा. When employees are capable to work independently and resolve issues on their own. Yes, because laissez-faire leader क्या दूर से खड़े होके देख रहे हो, कह रहे हैं तुमको अपने आप करना है जो भी करना है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आई एम देयर, बट वो उनको खुद ही कहता है कि इश्यूज खुद ही रिजॉल्व करो, खुद ही अपने ऑब्जेक्टिव्स डिवेलप करो, राइट। चलिए मूविंग ऑन। देन अब वो पूछ रहे हैं, जागृत रिक्वेस्टेड मेट्रो वर्कर टू इन्फॉर्म हिज बॉस, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल बीइंग फॉलोड। ऑप्शंस में आपको गिवन है डिसिप्लिन, स्केलर चेन, इक्विटी, एंड वन मोर इज गिवन यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखो इसका आंसर होना चाहिए डिसिप्लिन, क्योंकि उसको चोट लग गई फिर भी उसने कहा कि मेरे बॉस को इन्फॉर्म कर दो कि मैं काम पे नहीं आऊंगा और ये ट्रेजेडी हो गई है। सो ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, दैट इफ यू आर नॉट प्रेजेंट तो यू हैव टू इन्फॉर्म। तो आंसर होना चाहिए इसका डिसिप्लिन, विच वाज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट। Jagrit dropped the mail in his organization stating about the medical problem. Identify the type of plan followed by him. तो type of plan important होते हैं वैसे भी। सो इसमें स्ट्रैटेजी तो होगा नहीं, ये कोई तरकीब तो है नहीं। तो देखो जी, इसका जो आंसर है ना वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये रूल भी हो सकता है कि अगर आपको छुट्टी लेनी है या अगर आप कई दिन तक एब्सेंट हैं तो आपको मेल ड्रॉप करना होगा, हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, आपको अपनी प्रॉब्लम वहां पे बतानी होगी। तो दिस कुड बी अ रूल, दिस कुड बी अ प्रोसीजर ऑल्सो, कि अगर आपको अपने मेडिकल बिल्स वगैरह रीइंबर्स करने हैं तो आपको हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मेल लिखना है, मे बी अपने बिल्स भी अटैच करने हैं सो दैट दे कैन गिव यू सम रीइंबर्समेंट। ये पॉलिसी भी हो सकती है कंपनी की कि हम अपने एम्प्लॉयज को मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं अगर ऐसी जरूरत पड़ती है। तो इसके एक्चुअली ये तीनों ही आंसर्स एक्सेप्टेबल है, तीनों में से कोई भी आंसर अगर आप लिखेंगे तो ये सही होगा। ओके, किस लेवल पर जागृत काम करता है? ही वर्क्स एज अ परचेज मैनेजर। तो देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट तो ये होगी नहीं, ना ही ये ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, ये है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बच्चे, फिर वो पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल बीइंग फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इक्विटी फॉलो हो रहा है या एस्पिरे डी कॉप्स या यूनिटी ऑफ कमांड या डिविजन ऑफ वर्क। तो इसका सही आंसर होगा इक्विटी, जहां पे वो काइंडनेस शो कर रहे हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। अगर उनके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई तो उनकी तरफ वो काइंडनेस शो कर रहे हैं। रोहित जैन ने शो नहीं की काइंडनेस, बट जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है उन्होंने शो की है। तो इक्विटी में हम पढ़ते हैं जस्टिस एंड काइंडलीनेस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर, सो दैट इज द राइट आंसर। इसमें एस्पिरिडी कॉप्स भी वैसे फिट होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, sense of mutual trust, but first we will go with equity because kindliness in the behavior. Then the last question, this is the 50th question. Jagrit's medical bills are covered by the company incentive। आपको बताना है ये कौन सा है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट तो नहीं है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, परक्विजिट्स बोनस। परक्विजिट्स इज द राइट आंसर कि मेडिकल एड मिल रही है, सो ये फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, परक्विजिट्स हैं। Right, Cham. So I hope this video helped you. If it did, तो please like the video और मुझे बताइए कि आप अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के भी पास्ट ईयर पेपर्स देखना चाहेंगे।
और मेरा फीडबैक ये कि ये पेपर काफी सिंपल है, अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं, और चॉइस भी है ना, 50 क्वेश्चंस में से 40 ही करने हैं आपको। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीबीएसई में कवर्ड नहीं थे बट अब आपको पढ़ने होंगे। इफ यू वांट आई विल मेक वीडियोस रिलेटेड टू दोज टॉपिक्स फॉर यू। तो आप मुझे कमेंट्स में अपने सारे डाउट्स और क्वेरीज लिख कर बताएं। चलो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।